नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। इस चैनल का उद्देश्य है हर कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से समझाया जाए, जिससे कि विद्यार्थी बिना अधिक मेहनत किए हुए, बिना अधिक दिमाग लगाए हुए, बिना अधिक सोचे हुए सरल भाषा में व्याकरण के हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो समास का जो वास्तविक अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं। अक्सर मेरा अनुभव रहा है कि विद्यार्थी समास और संधि में बहुत अधिक गलतियां करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस शब्द का हमें संधि बनाना है और किस शब्द का हमें समास परिवर्तित करना है। कुछ लोग समास के 6 भेद मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके 4 भेद हैं। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे शब्द है मान लीजिए रसोई घर। अब जैसे हमने देखा घर, कौन सा घर? तो वह घर जहाँ रसोई बनाई जाती है, जहाँ भोजन पकाया जाता है, तो शब्द हो गया रसोई घर या रसोई के लिए घर। तो यह एक सामासिक पद है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भेद। पहला भेद है इसका अव्ययी भाव समास, जैसा कि शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो इसमें शब्द कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अविकारी शब्द वो कहलाते हैं जिनमें कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन, काल परिवर्तित होने के बाद भी उस शब्द में परिवर्तन नहीं आता। या हम कह सकते हैं अजमा व्यय, यानी जिसमें कोई व्यय ना हो, खर्चा ना हो, बदलाव ना हो। तो ऐसे शब्द जिनमें कर्ता, क्रिया, कर्म, काल बदलने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। तो उदाहरणों द्वारा समझते हैं। पहला शब्द है यथास्थान। तो ये समस्त पद है, ये जितने सारे दिए हुए हैं ये समस्त पद है और हम यहां पर करेंगे विग्रह। अब देखिए पहला शब्द है यथास्थान। अब यथा क्या है? ये हम कई बार कह सकते हैं उपसर्ग होते हैं ये शब्द। तो यथा यानी मैं कहूं उसने यथा शक्ति परिश्रम किया, एक वचन हो गया, भूतकाल हो गया। हम सभी को यथासंभव प्रयास करना चाहिए। प्लूरल, तो इसमें प्लूरल यानी बहुवचन आ गया, वर्तमान काल आ गया। तो आपने देखा काल बदलने के बाद भी, लिंग बदलने के बाद भी, वचन बदलने के बाद भी जो यथा शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यथास्थान, स्थान के अनुसार। अब ये इसका विग्रह हो गया, स्थान के अनुसार। दूसरा शब्द है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अगला शब्द है घर घर। कई बार इस समास में पुनरुक्ति शब्द भी प्रयोग होते हैं, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करते हैं। यथाशक्ति, घर घर, हर घर, प्रत्येक घर, हर घर या प्रत्येक घर, प्रत्येक घर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, यानी तुरंत। जैसे में अंग्रेजी में उसको कहते हैं हॉट केक। जैसे पुस्तक आई और हाथों हाथ बिक गई। दिनों दिन, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन, या हर दिन, प्रत्येक दिन।
अगला शब्द है भरपेट। अब देखिए जितने भी शब्द हैं अब इसके, आप देखो उपसर्ग हैं। यथा, भर। अब इसमें भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। बेशक, बिना शक के। अब ये उर्दू का उपसर्ग है, बिना शक के। आजीवन, आमरण। तो बहुत सारे शब्द हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रथम पद से ही अर्थ निकलता है, इसके पूर्व पद से अर्थ निकलता है, और इनमें अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं समास के दूसरे भेद तत्पुरुष की। तत्पुरुष समास बताने से पहले मैं आप अध्यापिकाओं से आग्रह करना चाहूँगी, तत्पुरुष समास कारक के अनुसार चलता है। 5वीं कक्षा में, 6वीं कक्षा में जब भी आप समास इंट्रोड्यूस करें, कम से कम आप कारक पढ़ाते समय ही तत्पुरुष समास करवा दीजिए। आवश्यक नहीं है कि आपको सारे समास एक साथ करवाने हैं, लेकिन हम 5वीं कक्षा में या 6वीं कक्षा में हम कारक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जिस समय आप कारक पढ़ाएं बच्चों को, उसी समय तत्पुरुष समास करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, उन्हें आसानी होगी, क्योंकि जितने भी तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं वो कारकों के ऊपर आधारित हैं। जैसा कि आपने देखा, पहले अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, लेकिन अब हम देखते हैं दूसरे भेद पर। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। मेरा टीचरों से अनुरोध है कि जब आप हिंदी में कारक करवाएं तो उसी समय आप तत्पुरुष समास करवाइएगा। चाहे वो क्लास 5 हो सकती है, चाहे क्लास 6 हो सकती है। 6वीं कक्षा में जब टीचर संस्कृत पढ़ाती है तो उस समय वो विभक्ति करवाती है, शब्द रूप करवाती है, क्योंकि विभक्तियों में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं वो एक कारक होते हैं। तो जब बच्चे संस्कृत में विभक्ति पढ़ेंगे, हिंदी में कारक पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो उनके लिए समझना आसान होगा। वो तीनों चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और लर्निंग बहुत जल्दी होगी और इफ़ेक्टिव होगी। तो अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, ये समस्त पद हैं। अब हम इनका विग्रह करते हैं। विग्रह यानी विभक्तियों के प्रयोग के साथ। अब देखिए, पहला शब्द है मतदाता। अब प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, दाता किसका दाता, क्या देने वाला? मत को देने वाला, जिसको हम कहते हैं वोटर। मत को देने वाला। मत को देने वाला। गिरह कट, काटने वाला। क्या काटने वाला? गिरह, जेब, जेब कतरा, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं पिक पॉकेटर। तो गिरह को काटने वाला गिरह कट, जेब को काटने वाला गिरह को काटने वाला, काटने वाला या जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अक्सर देखते जब हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो जो शातिर जेब कतरे होते हैं, जो अपराधी, वो बहुत होशियारी से हमारी जेब को काट लेते हैं और जो धन है वो निकाल लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जन्मजात, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ गुण उनके जन्मजात थे, यानी जन्म से ही उत्पन्न थे। जब उन्होंने जन्म लिया तो वो गुण उन्हें जन्म के साथ ही मिले। जन्म से उत्पन्न। अगला शब्द है दक्षिणा। दक्षिणा किसके लिए? दक्षिणा गुरु के लिए। दक्षिणा गुरु, दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा।
हम कहते हैं ना, हम जब कुछ भी सीखते हैं तो जब तक हम गुरु को दक्षिणा ना दें हमें वो विद्या फलती नहीं है। देश निकाला, निकाला किससे निकाला? देश से। देश से निकाला। राजपुत्र, पुत्र किसका पुत्र? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। शरणागत, आगत आया हुआ, कहाँ? शरण में। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ। और आखिरी शब्द है तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा लिखा हुआ। अब देखिए ये जितने सारे उदाहरण हैं ये समास, ये तत्पुरुष समास के हैं। आप देखिए तत्पुरुष समास में एक तो कर्ता नहीं होता और दूसरा संबोधन नहीं होता, और बाकी जितने भेद हैं वो सारे होते हैं। तो मैं सरल भाषा में कहूँ, काकी के, मैं से, के लिए, द्वारा, ये सारे जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण देखिए, मत को देने वाला, को कर्म, कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, किसको? को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। जन्म से, करण किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है। गुणहीन, गुण से हीन। गुरु दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा? अपादान, संप्रदान कारक, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। देश निकाला, से निकाला, अलग होने का भाव, अपादान कारक। राजपुत्र, राजा का पुत्र, काकी के, किसका? संबंध तत्पुरुष। शरणागत, अधिकरण, मैं पर, मैं। तो देखा आपने, जब हम कारक और तत्पुरुष समास एक साथ पढ़ाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए कितनी आसान हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं समास के तीसरे भेद कर्मधारय की ओर। हम बात करते हैं समास के तीसरे भेद कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। पहला उदाहरण है महाजन। तो विग्रह करते हैं हम, महान है जो जन, महान है जो जन। अक्सर आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों में महाजन, गरीब किसान ऋण लेने के लिए, पैसे उधार लेने के लिए महाजन के पास जाता था। हो सकता है जिस समय ये शब्द बनाया गया हो महाजन, उस समय साहूकार की छवि बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन बाद में हम फिल्मों में देखते हैं कि किस प्रकार से जो महाजन हैं वो व्यक्ति का शोषण करते हैं। तो महाजन, महान है जो जन, है जो। अब इसकी पहचान क्या है जो। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? गाय की। गाय कैसी है? नीली है। तो जिस शब्द के लिए विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गाय विशेष्य है क्योंकि संज्ञा है, और विशेषण क्या है? नीली। तो गाय कैसी है? नीली। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, और अंबर का मतलब आसमान भी होता है।
पीतांबर का प्रयोग हम भगवान कृष्ण के वस्त्रों के लिए करते हैं, विष्णु के वस्त्रों के लिए करते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका। अब देखिए, नीलकंठ शब्द कर्मधारय समास भी है और नीलकंठ शब्द बहुव्रीहि समास भी है। वो बहुव्रीहि किस प्रकार का है, जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रमुख, चंद्रमा रूपी मुख। मैंने बात की थी उपमेय और उपमान की। उपमेय यानी वो वस्तु जैसे विशेष, और उपमान जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए, चंद्रमुख, चंद्र है जो मुख, या चंद्रमा है जो मुख, यानी जो मुख इतना सुंदर है चंद्रमा के समान। जिस प्रकार से चंद्रमा को लगातार निहारें तो हमारी नज़र नहीं हटती है, उसी प्रकार से किसी के मुख की इतनी सुंदरता है कि वो हमें चंद्रमा के समान लग रहा है। तो मुख क्या है, बहुत ही साधारण है, लेकिन मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा रूपी मुख। देहलता, लता रूपी देह, लता रूपी देह, यानी वो शरीर इतना कृश है, इतना कमज़ोर है, लता के समान है। किसी जो स्ट्राइवर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मनी प्लांट है जिसको सपोर्ट चाहिए, तो यानी जो देह है वो कैसी है, बिल्कुल बहुत ही दुबली पतली है, कमज़ोर है, शरीर बहुत ही कमज़ोर है। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। वो क्रोध कैसा है, अग्नि के समान जला रहा है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। अब देखिए, कमल बहुत ही पवित्र होता है, माँ लक्ष्मी पे हम चढ़ाते हैं, और कमल की विशेषता इसलिए भी अधिक है, तभी उसे हमारा राष्ट्रीय पुष्प कहा गया है कि वह कीचड़ में रहता है लेकिन माँ लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाया जाता है। यानी कीचड़ में रहने के बाद भी जो गंदगी है वो उसके ऊपर नहीं लगती है, इसीलिए उसका दूसरा नाम पंकज भी है। पंक जमा जा, पंक से जन्मा, यानी जो कीचड़ में तो जन्मा है लेकिन कीचड़ का कोई भी गुण, कोई भी बुरी गुण उसका नहीं है। तो कमल रूपी चरण। इसके बाद आता है, तो इसमें आपने देखा विशेषण भी हो गया, विशेष्य भी आ गया, उपमेय और उपमान भी आ गया। तो पहचान क्या है इसकी, है जो, या यहाँ पर देखिए रूप आ गया, रूपी, है जो, जिसका। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में हम विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का प्रयोग करते हैं। समास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर कक्षा में पूछा जाता है, और इसके साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, उनमें यह प्रश्न आता ही आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि समास आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा, उदाहरण भी आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए।